हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो अभी पहले अध्याय से ठीक ना अपनी तैयारी शुरू करें। तो आइए सबसे पहले हम इस क्लास में देखेंगे प्राकृतिक संख्या को, ठीक ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। तो इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। इन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो आदिकाल से या कह सकते हैं कि भूतकाल से ही, ठीक ना, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हुई आ रही हैं, क्योंकि उस समय हमें शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का ज्ञात नहीं था, यानी ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या के रूप में पढ़ते हुए आते हैं, ठीक ना। तो इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी संख्याएं जो हैं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या आइए देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, जीरो, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक ना, अनंत तक की सभी जितनी संख्या है हम उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, कैसे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य को जोड़ देने पर संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या में क्या, शून्य को जोड़ देने पर संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक ना। आइए पूर्णांक समझिए, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा यानी धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट अनंत तक, 0 1 2 3, ठीक ना, 4 5 6 डॉट डॉट अनंत तक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। आइए अब समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है या p बटा q के रूप में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक ना। परिमेय संख्या में जो p है वो पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, लेकिन आपको समझना है कि जो पूर्णांक p है, ठीक ना, वहां पर आप कोई भी मान रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन q के स्थान पर यानी जो नीचे, ठीक ना, हर में है q, उसके स्थान पर केवल जीरो को छोड़ देना है और सभी संख्याएं रख देना है। यानी q के स्थान पर जीरो नहीं रखेंगे, ठीक ना। यदि जीरो q के स्थान पे आ जाता है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो q का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। उसे हम यानी अगर जीरो के बराबर नहीं है तो हम उन्हें परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक, तो परिमेय संख्या कौन सी हो सकती है, 4/3, 12/5, 19/7 डॉट डॉट अन्य संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाएंगे, ठीक ना। आइए अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे करनी में 3, करनी में 2, करनी में 5, ये सभी संख्याएं जो है इनका जो दशमलव प्रसार देखेंगे तो दशमलव के बाद संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं, या कह सकते हैं कि एक संख्या के बाद दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के बाद तीसरी संख्या आती रहेगी, इसीलिए हम इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर, ठीक ना, जो संख्या बनाती है, या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं ये दोनों प्रकार की संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या बनाती हैं, ठीक ना। कैसी संख्या बनाती है, वास्तविक संख्या। आप समझ गए वास्तविक संख्या, ठीक ना। आइए अब देखते हैं भाज्य संख्या, जो संख्या दो या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। जो संख्या दो या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या, ठीक ना। जैसे 4 है तो 4 2 से विभाजित हो गया, ठीक, 2 से विभाजित हो गया। 9 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। 12 जो है 3 से और 4 से और 2 से और स्वयं 12 से भी विभाजित हो जाएगा। 15 जो है 3 से भी हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये जितनी संख्या है विभाजित हो जा रही है, ठीक ना, 2 से, 3 से, 3 और 4 से, ठीक ना, 5 से, तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्या है। ठीक,
तो भाज्य संख्या आप समझ लिए वे संख्या है जो दो या किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं, हम उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहती है। अभाज्य संख्या, ठीक ना, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं और एक का भाग जाए, ठीक ना, ध्यान देना, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं और एक का भाग जाए उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो, दो में केवल दो का ही और एक का ही भाग जाएगा, इसलिए यह संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। और जो दो है, ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे, ठीक ना, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी, ठीक ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी जो स्वयं और केवल एक से कटती होंगी उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो आपने समझ लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो आपने इस तरह अच्छी तरह से इनको समझ लिया होगा। आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 का सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल दिया है, ठीक ना, क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर इसे हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो पहला क्या दिया हुआ है, 140, ठीक ना, पहला जो इसमें सवाल दिया हुआ है 140 है। 140 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड, अभी हम लोगों ने देखा कि अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2, ठीक ना, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, आगे भी संख्याएं जितनी है, ठीक ना, 29, ये सब क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसी से हमें व्यक्त करके, यानी इसी में हमें इसी रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे, ठीक ना। तो दो से इसको कटाएंगे, 2 7 14, फिर 0 हो गया, ठीक ना। फिर 2 से 2 2 3 6, ठीक ना, 2 3 6 हो गया। फिर यहाँ पर कितना बचा, 1 2 5 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से 5 7 35 और ये हो गया 7 कम 7, ठीक ना। तो हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 का जो आएगा ये हो गया 2, ठीक ना, गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना, इसका ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, 156 है। 156 को, ठीक ना, 156 इसको आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो 2 से, ठीक ना, 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 1 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, फिर यहाँ 1 बचा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, क्योंकि अब 2 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 2 से कटने के लिए हमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक ना, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, ठीक। तो ये सब संख्या अब नहीं है, 9 आ गया है, तो 9 तो 2 से कटता नहीं है। तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 कम 3, 3 3 9, फिर आपको, ठीक ना, 13 से कटेगा, क्योंकि 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटती है, ठीक। तो इसका कितना आ गया, 156 का ध्यान दीजिए इधर, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये हमने इसको भी व्यक्त कर दिया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक ना। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है आपका 3825, इसे हमें गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, और कैसे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक ना। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंतिम में, यानी जो आखिरी संख्या है, इकाई का जो अंक है ये 5 है, इसलिए हम किसी विषम संख्या का प्रयोग करेंगे।
तो 3 कैसा है, एक अभाज्य संख्या है, 5 भी है, तो 3 से देखते हैं कटाकर, ठीक ना। 3 एकम 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा आपका 2, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, कटाइए। 3 एकम 3, यहाँ हो जाएगा 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा आपका 2 बचेगा, 3 7 21, 3 5 15, ठीक ना। फिर 3 से कटाइए, 3 चौको 12, 3 दूना के 6 और एक 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, देखते हैं। 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि 3 एकम 3 ये 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, 5 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। 5 बटे 40 और ये हो जाएगा आपका 2 बच गया और ये 25, 5 कितना, 5 5 25, फिर 5 से कटाइए, 5 से 5 एकम 5 और ये हो जाएगा आपका 3, 5 7 35, अब बचेगा ये 17, 17 अभाज्य संख्या है, कट गया, ठीक। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, देखिए, ठीक ना। इसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 8 2 5, ठीक ना, बराबर में कितना आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आप इसे लिख सकते हैं 3 का 2 घात गुणे 5 पर 2 घात गुणे 17, ये अभाज्य गुणनखंड के ये भी रूप में व्यक्त हो गया। अगला प्रश्न जो है, ठीक ना, अगला जो सवाल है, देखिए चौथा सवाल कितना है कि 5 0 0 5 है, ठीक ना, इसे हमें व्यक्त करना है, तो इसे हम व्यक्त करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 5 से ही व्यक्त करिए पहले, तो 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब ये संख्या किससे जा सकती है, ठीक ना, 5 से जा सकती है, ध्यान दीजिए, तो 5 से जाएगी नहीं, ये 7 से जाएगी संख्या, ठीक ना। आगे अब ये 7 से जाएगा, 7 से, तो 7 ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बच गया 3, ठीक ना, तो 7 चौका 28, 2 बचा, 7 तिरिके 21, ठीक ना। अब ये 7 से जाएगा, 7 दूना के 14 नहीं जाएगा, 11 से, 11 एकम 11, 11 तिया 33 चला गया, फिर 13 से, ठीक ना, क्योंकि 13 भी अभाज्य संख्या है, तो 5005 यानी 5005 का जो, ठीक ना, आंसर यानी बनेगा, कितना बनेगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे, ठीक ना, कितना 13, ये हो गया इसका गुणनफल, ठीक ना। तो हम लोगों ने 4 सवालों को गुणनफल के रूप में हल कर लिया। आइए आखिरी सवाल को हल कर देख लेते हैं। 5वां सवाल इसमें दिया है क्या कि 7429, इसे भी हमें अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो ये यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि कितने से कटेगी संख्या, ठीक ना, 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि अंतिम में क्या है, 9 है। 3 से देखते हैं, 3 दूना के 6, ठीक, 1 बचा, 3 चौको 12, फिर 2 बचा, 3 7 21, 1 19, नहीं कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, ठीक ना। ये संख्या कितने से कटेगी, तो ये संख्या 17 से कटेगी, ठीक ना। कैसे, तो 17 चौको 68, ध्यान दीजिए, 17 चौको 68 और बच गया यहाँ पर कितना 6, तो 6 बचा, तो ये हो गया संख्या 62। तो आप ध्यान दीजिए कि 17 तिया 51 कितना आएगा, 17 तिया 51 और 51 यहाँ से निकाल देंगे आप, तो 11 बचेगा, कितना बचेगा 11, और ये हो जाएगा 119, तो 17 7 119, ये कट गई संख्या। अब ये संख्या 17 से नहीं कटेगी, अब ये संख्या 19 से कटेगी, तो 19 से कटाइए, ठीक ना, 19 से, तो 19 दुना के कितना हो जाएगा, 19 दुना 38 हो जाएगा, और यहाँ पर बच गया 5, 19 तिया 57, ठीक ना। अब ये 23 से संख्या स्वयं कट जाएगी, क्योंकि 23 स्वयं से कटने वाली संख्या है, या 23 अभाज्य संख्या है। तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है कितना हो जा रहा है, तो 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला जो प्रश्न दिया था कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया। नोट कीजिए अगला प्रश्न है, यानी दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल
HCF गुणे एलसीएम है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें HCF और एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात करना है, ठीक ना, और ज्ञात करना है इनको, ठीक ना, कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू एलसीएम, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे जितना आएगा, देखेंगे कि एलसीएम और HCF को गुणा करने पर उतना ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आइए पहला जो इसमें सवाल है इसको हल करते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि 26 और 91 जो है इसका गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, ठीक ना, और गुणनखंड ज्ञात कर कर उसमें हमें HCF और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग HCF और एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। 26 है, ठीक, तो लिखेंगे 26, ठीक, और इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 से 2 एकम 2 और 2 3 6, और ये कट जाएगा आपका 13 से, ठीक ना। तो इस तरह से आ गया कितना, जो 26 है, ठीक ना, 26 का आप गुणनखंड ज्ञात कर लिए, कितना आ गया, 26 का आ गया 2 गुणे 13, ठीक। अब हमें 91 का ज्ञात करना है, 91 का ज्ञात करेंगे तो 91 का ज्ञात कीजिए, कितना आएगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटाइए, 7 एकम 7 और 7 तिरिके 21, और ये कट जाएगा 13 से, ठीक, 13 सत्ते 91, ठीक। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो गया 91 और ये आ गया आपका 7 गुणे 13। तो हमें यहाँ पर HCF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है, ठीक। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 13 और 13 दोनों में है, तो जो 13 है वो आपका क्या है, HCF ज्ञात हो गया। LCM ज्ञात करना है तो इसमें जितनी संख्या है सभी को हमें ले लेना है, ठीक। तो हमें LC, ठीक ना, LCM, LCM ज्ञात करेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे 13 है, तो हमें 13 लेना है, ठीक ना। और इस तरह से हम इसका LCM ज्ञात करेंगे, तो LCM ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91 और 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 182। तो इस तरह से जो HCF आया वो कितना आ गया, 182। अब सवाल में क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर HCF इंटू LCM, तो दोनों संख्याओं का गुणा करके हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं क्या क्या है, एक है 26 और एक है 91, ठीक, और बराबर में HCF, यहाँ पर लिखिए HCF गुणे L, ठीक ना, LCM, ठीक। तो HCF कितना है, HCF आपका है 13 और LCM कितना है 182, और ये दोनों संख्या है, तो दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, ध्यान दीजिए, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और LCM और HCF का गुणा करेंगे, ठीक ना। अगर ये बराबर आता है तो हाँ ठीक है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक। तो गुणा कीजिए, इसका हमें करना है गुणा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 26 और ये यहाँ पर हम लिख देते हैं 91, ठीक। तो गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 हो गया, ठीक ना, 6 एकम 6 हो गया और 6 नवा 54 हो गया, ठीक ना, और यहाँ पर ये हो गया 2 एकम 2 और 2 नवा 18, गुणा कर दिए तो 6 6 और ये हो गया 8 5 13 को 3 और ये हो गया आपका कितना 2, 2366 आ गया, ठीक ना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2366, और आप इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा कर लीजिए, 13 का यहाँ पे गुणा करिए, ठीक ना, ये हो जाएगा 182 और ये हो गया 13, तो 13 से गुणा करेंगे तो 3 गुना के 6 और ये हो जाएगा 8 3 के 24 को 4, ये हो गया 2, 3 एकम 3 और 2 5 और ये हो जाएगा 2 8 और 1, ठीक ना। गुणा कीजिए, इसको जोड़ दीजिए 6 6 8 5 13 को 3 और ये हो जाएगा 2, 2366। तो इसका भी गुणा करने पर कितना आ रहा है, 2366 आ रहा है, और यहाँ भी 2366 आ रहा है, यानी दोनों बराबर है। तो ठीक है कि यह जो कहा है प्रश्न में ये सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, ठीक ना। आइए अब हम देख लेते हैं दूसरा जो दिया है, ठीक, दूसरा हल करके देखते हैं। दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल क्या कहा है कि 510 और 92 को क्या कीजिए, पहले LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आइए दूसरा हम लोग हल करते हैं। तो 510,
ठीक ना। 510 को पहले हम लोग, ठीक ना, गुणनखंड इसका निकालेंगे 510 का। तो 510 का कितना होगा, 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, ठीक। फिर 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से भी तो नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 आठे 24 और 3 पाँचे 15, 3 से कट जाएगा, 3 आठे 24 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6 और ये कितना हो गया, 3 एकम 3 नहीं कटेगा ना, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, तो 5 एकम 5 और 5 साते 35, ये आपका आ गया 17, 17 अभाज्य संख्या है तो कट गया, ठीक। और ये कितना है 92, तो 92 को कटाइए, 92 को कटाएंगे तो 2 2 चौको 8 और 1 बचा, 2 कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 23 अभाज्य संख्या है, 23 स्वयं से कटेगी, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिए एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, ठीक ना। तो एचसीएफ आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 23 है और ये 17 है, ठीक। तो इसमें हमें एचसीएफ निकालना है जो कॉमन होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 510 का लिख लेते हैं, तो 510 का कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का कितना आया, तो 92 का आ गया 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन 2 ही है, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर इसका जो एचसीएफ बनेगा, ठीक ना, एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। एलसीएम ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो सबका गुणा करेंगे, 2 है तो 2 गुणे, ठीक ना, यहाँ भी 2 है तो फिर एक 2 लेंगे, फिर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा, ठीक ना, और ये हो गया 23, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। इसको गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा। एलसीएम ज्ञात करते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पच्चे 60, 60 हो गया, और ये 60 में 17 से गुणा कर देंगे, तो 17 जीरो जीरो और 17 छक्का कितना होता है, 17 छक्का 96, 17 छक्का 102 होता है, कितना होता है 102, ठीक, 102 हो गया, तो 1020 हो गया, 1020 में हम लोग 23 का गुणा कर देते हैं, 1020 में 23 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 6 0, ठीक ना, और ये हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 0 4 0 2, कितना आ गया 0 6 4, ठीक, और ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 23,460, इसका आ गया कितना, एलसीएम 23,460, ठीक ना, 23,460, 23,400, ठीक ना, 23,460 इसका एलसीएम आ गया, और एचसीएफ थोड़ा मिट गया था, एचसीएफ बराबर आया था 2। अब आपको गुणा करना है और बताना है कि ये सही है या गलत, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप यहाँ पर, ठीक ना, अपनी कॉपी में हल करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि हाँ सही है, ठीक ना, या गलत है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दिया है। अगर इक्वल टू यानी बराबर है तो सही, ठीक ना, यस लिखेंगे, और बराबर नहीं होगा तो नो लिखेंगे। लेकिन हम लोगों ने तो पहले सवाल में हल कर कर देखा है, तो यहाँ पर दोनों बराबर है, तो यहाँ भी बराबर आना चाहिए, ठीक ना। आइए हम लोग तीसरा सवाल हल करते हैं। तो तीसरा सवाल जो है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है लिखा, 336 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड करेंगे, तो कितना होगा, 2 से 2 एकम 2, यहाँ 1 हो गया, तो 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 से 2 आठे 16, फिर यहाँ पर 2 चौको 8, 2 से 2 दूना 4, 2 चौको 8, और ये हो गया 2 दूना के 4, 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 से 3 साते 21 और 7 एकम 7, कट गया, ठीक। अब इसको कटाते हैं 54 को, 54 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 दूना के 4, 2 साते 14,
अब यहाँ पर ये कटेगा 3 से, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका हम लोगों ने देखा क्या गुणनखंड आया, 336 का गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक ना, 2 गुणे 3 गुणे 7, और ये आ गया आपका 54 का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। तो ये इस प्रकार आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 जो है यहाँ पर कॉमन है, तो इसका जो HCF बना, इसका कितना बना, 2 बना। HCF कितना बना, 2। अब आपको ज्ञात करना है LCM, और LCM ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक ना। इस तरह से हम लोगों ने पहला और दूसरा प्रश्न का, जो इसमें पहला में 4-5 सवाल दिए थे, ठीक ना, और दूसरा में 3 सवाल दिए हुए हैं, हम लोगों ने हल कर लिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बस इतना ही बताना है कि तीसरे सवाल का एलसीएम कितना होगा, ठीक ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।